Hello students, today we will do this question from NCERT, okay, and details of the page number and chapter will be mentioned in the description. So this is this is one of those questions जहाँ से आप expect कर सकते हो कि this may come in the 2025, okay, fine. By the way, I'm not guaranteeing it, I'm just guessing based on conceptual clarity you need for to do this question. इस question को करने के लिए whatever you need, I'm going to explain you how. So a non-uniform bar of weight W is suspended at rest. See, whenever you read the question, you try to understand in a physical sense कि ऐसा possible है कि नहीं. नॉन यूनिफॉर्म बार की बात हो रही है, इसको अंडरलाइन कर लेते हैं. I'll tell you कि ये क्यों इम्पोर्टेंट है. ठीक है. At rest, suspended at rest by two strings of negligible weight. ये दोनों स्ट्रिंग है, ये वाला और ये जो inclined है, and इनका weight क्या है? negligible. The angles made by the string with vertical are, okay, NCERT में 53.1, 36.9 है. आपके एग्जाम में अगर आया तो आपको वैल्यूज दिया रहेगा साइन, कॉस, टैन, या फिर मैं सिंप्लिसिटी के लिए सिंप्लीफाई करने के लिए 60 और 30 ले लिया हूँ. ठीक है. द बार इज 2 मीटर लॉन्ग. ये जो बार है टोटल 2 मीटर लॉन्ग है. कैलकुलेट द डिस्टेंस d ऑफ द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द बार फ्रॉम इट्स लेफ्ट एंड. लेफ्ट एंड कौन सा है? ये वाला, राइट? आई मीन वहां नहीं, दिस वन. लेफ्ट हैंड से सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ पे लाई करेगा? टेल मी वन थिंग, ये आपको सेंटर में नहीं दिख रहा है ना, इसका वेट जो W दिया है ये सेंटर पे नहीं है. अब यहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म बार का मतलब समझ आया, क्योंकि वेट इसका इज नॉट गोइंग टू एक्ट एट द सेंटर. ठीक है. आपको वही D की वैल्यू निकालना है कि लेफ्ट हैंड से कहाँ पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी लाई करेगा. सी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटर ऑफ मास का डिफिनीशन आपको पता होना चाहिए. वेयर द होल वेट ऑफ द सिस्टम लाइज. ठीक है. अगर सिस्टम कोई है जो पार्टिकल से मिलके बना है, ठीक है, जहाँ कहीं भी उस सिस्टम का वेट, टोटल वेट लाई करेगा, दैट वुड बी सेंटर ऑफ ग्रेविटी. आप ऐसे लगाए हो m1x1 प्लस m2x2, प्रोबेबली देन पार्टिकल के लिए m1y1 प्लस m2y2 अपॉन m1 प्लस m2, ऐसे जेड के लिए. ठीक है. बट देर आर अदर कॉन्सेप्ट कि कैसे सेंटर ऑफ ग्रेविटी इस केस में कैसे निकालोगे. ठीक है. सो सेंटर ऑफ ग्रेविटी का एक और कैरेक्टरिस्टिक्स मान लो, उसकी प्रॉपर्टी मान लो कि अगर कोई सिस्टम है, जैसे ये सिस्टम है, राइट, बार है, स्ट्रिंग अटैच्ड है, इस सिस्टम को हम इक्विलिब्रियम में माने तो उसका क्या मतलब हुआ? सेंटर ऑफ ग्रेविटी, पहली बार दो इक्विलिब्रियम होते हैं, एक ट्रांसलेशनल, ठीक है, आई राइट इट, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम एंड रोटेशनल इक्विलिब्रियम. ठीक है. ठीक है. ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम और रोटेशनल इक्विलिब्रियम. ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में कोई सिस्टम कब होगा? जब उस पर नेट फोर्स जीरो होगा, राइट. रोटेशनल इक्विलिब्रियम में कब होगा कोई सिस्टम? जब उस पर नेट टॉर्क जीरो होगा. ठीक है. नेट फोर्स जीरो होगा, उसमें कहीं सेंटर ऑफ ग्रेविटी की बात अभी नहीं आएगी. ठीक है. नेट रोटेशनल इक्विलिब्रियम में लाने के लिए, टू मेक इट इनटू रोटेशनल इक्विलिब्रियम, यू नीड नेट टॉर्क जीरो होगा. फॉर टॉर्क देयर कम्स द सेंटर ऑफ ग्रेविटी. ठीक है. तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी के अबाउट नेट टॉर्क जो होगा दैट वुड बी जीरो. सो ये कॉन्सेप्ट समझना जरूरी था, एंड देयर इज नो डाउट कि इस टाइप का क्वेश्चन नीट में आ सकता है. ठीक है. ओके. सो यहाँ पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी के अबाउट, लेट मी से कि यहाँ पे जहाँ भी वेट एक्ट कर रहा है वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी के अबाउट क्या करना है? नेट सिग्मा टॉर्क टाउ करते हैं, टाउ इक्वल टू जीरो. और ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में भी होना पड़ेगा. अगर हम जनरली इफ वी से इक्विलिब्रियम, ठीक है, तो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम की बात करते हैं अलॉन्ग विद रोटेशनल इक्विलिब्रियम. बट कंडीशन रोटेशनल इक्विलिब्रियम की बात तब करेंगे जब ऐसा कोई फोर्स लगेगा पेयर वाइज जो इसको रोटेट कर सके. ठीक है. टेल मी वन थिंग, स्ट्रिंग अलग अलग है तो टेंशन भी अलग अलग लगेगा. इस पे T1 और इस पे T2. ठीक. इस T1 का कंपोनेंट होगा, राइट, एक कंपोनेंट ये हो जाएगा. अगर ये 30 मान लो तो ये ऊपर वाला क्या आ जाएगा? T1
cos 30, बाय द वे इस 30 ये 60 हो जाएगा तो T1 cos 60 ये कर सकते हो, दैट्स इधर वे इज फाइन। ये क्या हो जाएगा T1 sin 30, और यहाँ पे ये वर्टिकल है तो इस पे क्या हो जाएगा T2 cos 60, ये 60 है तो अल्टरनेटिव एंगल, ठीक है, ये 60 और T2 cos 60 और इधर क्या आ जाएगा हॉरिजॉन्टल में T2 sin 60। ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम अगर लगाएंगे तो दीज टू फोर्सेज शुड बी बैलेंस्ड, दैट मीन्स दे शुड कैंसिल आउट ईच अदर। T1 sin 30 is equal to T2 sin 60। I hope you understand so far। तो T1 इंटू 1/2 इक्वल टू T2 इंटू √3/2, तो T1 इक्वल टू कितना आ जाएगा, T1 अपॉन T2 इक्वल टू √3। ठीक, अब देखो नाउ, देखो एक ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में देयर वुड बी वन मोर फोर्स बैलेंस। फोर्स बैलेंस मतलब दोनों डायरेक्शन में, x और y, अगर 2D सिस्टम है तो T1 cos 30 प्लस T2 cos 60 इक्वल टू W। इससे आपको कुछ नहीं मिलने वाला है तो आपको नहीं लगाना है, ठीक है। अगर W की वैल्यू पूछता, T1 T2 में से कुछ दिया होता, देन यू अप्लाई दैट, ठीक है। सेकंड वी विल अप्लाई रोटेशनल इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो हम ये वाला वी विल अंडरलाइन इट और हम इसको यहाँ लिख लेते हैं T1 अपॉन T2 इक्वल टू √3। नाउ आई कैन अप्लाई रोटेशनल इक्विलिब्रियम अबाउट, लेट मी कॉल इट G, तो सिग्मा टाउ G इक्वल टू 0, ठीक है। तो आई टोल्ड यू ना, रोटेशनल इक्विलिब्रियम में कब आएगा, जब कोई ऐसा फोर्स है जो विच विल ट्राई टू रोटेट द सिस्टम। टेल मी वन थिंग, T1 cos 30 का रोटेट कर सकता है कैसे, G के अबाउट टॉर्क क्लॉकवाइज जा रहा है इसका, और T2 cos 60 का किधर जा रहा है, इधर, दैट इज काउंटर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, राइट, G के अबाउट। तो कुछ रोटेशनल सेंस आ रहा है, ठीक है। देन विल अप्लाई दिस रोटेशनल इक्विलिब्रियम अबाउट विच पॉइंट, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सो टाउ G इक्वल टू 0, तो क्या आ जाएगा बताओ, T1 cos 30 इंटू D, ठीक है। क्लॉकवाइज अगर पॉजिटिव ले लेते हो, देखो इट्स ऑल राइट, अगर क्लॉकवाइज इक्वल टू काउंटर क्लॉकवाइज कर रहे हो इट इज ओके। मैं हमेशा ऐसे करता हूँ, काउंटर क्लॉकवाइज एक को किसी को पॉजिटिव मान लो, क्लॉकवाइज को मैंने पॉजिटिव लिया, तो काउंटर क्लॉकवाइज कितना हो जाएगा, T2 cos 60 इंटू क्या, ये वाली डिस्टेंस, ठीक है। एंड हाउ मच इज इट, डोंट गो एंड अज्यूम x y z, ऐसा नहीं, 2 माइनस d, स्टूडेंट्स डू दैट, दैट्स व्हाई आई एम पॉइंटिंग आउट, ठीक है। 2 माइनस d, if you are smart enough not to make that mistake, great, okay। बस T1 अपॉन T2 की वैल्यू यहाँ से पता है, तो अब इसको अब उधर लेके जाओ, ठीक है। तो T1 अपॉन T2 इक्वल टू, ये cos 30 कितना हो जाएगा बताओ, √3/2 इज इक्वल इंटू D, राइट, इज इक्वल टू T2 मैंने इधर ले लिया ना, इसको जब उधर लेके गया तो बेसिकली ये यहाँ आ गया, तो T1 अपॉन T2 इंटू √3/2 इंटू D इज इक्वल टू cos 60 इज हाफ 2 माइनस D। T1 अपॉन T2 इज हाउ मच, √3, ये 2 कैंसिल हो गया, तो इधर कितना आ गया, 3D इज इक्वल टू 2 माइनस D, 3D प्लस D, 4D इज इक्वल टू 2, सो 4D इज इक्वल टू 2 अगर आया तो D इक्वल टू 2/4, दैट इज 0.5, ठीक है। दिस इज योर आंसर, ठीक है। एनसीईआरटी में वो लगाओगे तो उसका रेशियो कुछ देखना पड़ेगा आपको, 53.1 कितना होता है साइन और कॉस का, ओके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। आप एनसीईआरटी के एक्सरसाइज वाले क्वेश्चंस के लिए यू कैन स्टे ट्यून टू दिस प्लेलिस्ट ऑफ माय वीडियो यूट्यूब चैनल, ओके। और आई विल ट्राई टू डू एज मेनी क्वेश्चन, गुड क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन नहीं करूँगा एनसीईआरटी के, जहाँ से मुझे लगेगा कि जहाँ पे यू नीड कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, ओके, देन आई विल do that question. Thank you so much for watching the video. Do subscribe to the channel and keep watching my videos. Share the video also, okay. Thank you.